हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए, उसमें आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके फार्म आपका 12 अगस्त से भरना चालू हो चुके हैं और आपका 12 सितंबर तक फार्म भरे जाएंगे। इसमें संशोधन करने की जो तिथि है वो आपका 19 सितंबर रखी गई है। अब बात करते हैं जीआईसी प्रवक्ता है क्या भाई, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने पद हैं, योग्यता क्या है, इसके लिए हम किस प्रकार तैयारी करें कि हम जीआईसी प्रवक्ता यानी उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उनमें हम लेक्चरर का पद कैसे पा सकें, प्रवक्ता हम कैसे बन सकें। चलिए आज बात करते हैं विस्तार से क्या है आपकी रणनीति 2025 में। अगर आप यूपी प्रवक्ता बनने चाहते हैं तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका इसमें कितने पद है। यूपी जीआईसी प्रवक्ता क्या है, ये गवर्नमेंट जितने सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं यूपी में उनमें आपका प्रवक्ता का पद सृजित किया जाता है और उसमें आपके या तो कह सकते हैं कहीं कहीं लेक्चरर भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रवक्ता भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी इंटर कॉलेज हैं उनमें आपका जीआईसी प्रवक्ता के पद भरे जाते हैं। क्या बोलते हैं? जीआईसी प्रवक्ता। ये आपका क्या होता है, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में सरकारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं उनमें आपका यह पद भरा जाता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले कुल पद कितने हैं। हम बात करते हैं इसमें समाजशास्त्र का। हमारा जो चैनल रहेगा वो समाजशास्त्र की तैयारी कराई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता के कितने पद सोशियोलॉजी के हैं, कितने पद महिलाओं के लिए हैं, कितने पद पुरुषों के लिए हैं, बहुत सारे विषय आए हैं, उनकी जानकारी आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। हमारे पास सोशियोलॉजी के संबंध में सारी जानकारी होगी। चलिए बात करते हैं कुल पद कितने हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी आपकी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसमें कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। फिर क्या रहेगा, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, अगर हमें इसमें अप्लाई करना है तो आयु सीमा क्या रहेगी। फिर क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी, पैटर्न क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। अगर हम सोशियोलॉजी से प्रवक्ता बनना है तो इन सारी चीज़ों पे हमें चर्चा करना पड़ेगी। कुल पद कितने रहेंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। कुल पद जो है इसमें आपका 1471 पद है। कितने पद हैं? 1471 पद हैं कुल पद। जितने उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजों में हैं वो सारे विषय के 1471 पद हैं। तो फिर अब बात आती है कि 1471 पदों में से आपका समाजशास्त्र के कितने पद हैं। समाजशास्त्र में मेल कैटेगरी के लिए आपका 23 पद हैं। कितने पद हैं? 23 पद हैं। जो आपका पुरुषों के लिए हैं 23 पद हैं और महिलाओं के लिए, वोमेन के लिए, वोमेन के लिए कितने हैं? 44 पद हैं। 23 पद पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 44 पद। विशेष विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज कुछ, उनके लिए सोशियोलॉजी के केवल 6 पद हैं। इस तरीके से आपका हो गया कि कुल पद कितने हैं आपका सोशियोलॉजी के, सारे पद हैं 1471। सोशियोलॉजी के नहीं, जितने विषय हैं उत्तर प्रदेश में उनके लिए जीआईसी प्रवक्ता के लिए 1471 पद हैं और आपका इसमें जो आपका विशेष विद्यालय होते हैं उनके लिए 42 पद हैं। तो ये सारे विषयों के हैं। अब इसमें से हमने सोशियोलॉजी के कितने निकाल दिए? सोशियोलॉजी के पुरुषों के 23 पद और महिलाओं के 44 पद और विशेष विद्यालयों के लिए 6 पद। इस तरीके से हमने आरक्षण भी रहेगा कितनी जनरल के लिए, कितनी SC ST के लिए। ये आपके कुछ पद हैं आपके, पुरुषों के लिए 23, महिलाओं के लिए 44 और विशेष विद्यालयों के लिए 6 पद। इस तरीके से आपका हो गया कुल पद कितने हैं। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी इसमें। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, अगर हमें प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता बनना है तो हमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी।
शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी इसके लिए आपको किसी भी विषय में अगर आपको प्रवक्ता बनना है पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी प्लस बीएड, ये आपका अनिवार्य है। ये क्या होना चाहिए? शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। किसी भी विषय में आपको भर सकते हैं फॉर्म अपने सब्जेक्ट में। अगर आप सोशियोलॉजी से प्रवक्ता के लिए अप्लाई करेंगे तो समाजशास्त्र में आपको पीजी होना ही चाहिए और परसेंटेज का इसमें इशू नहीं रखा गया है, और प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी और प्लस बीएड, उसमें आप इसमें जीआईसी प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी प्लस बीएड शैक्षणिक योग्यता रहेगी आपका, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आयु सीमा कितनी रहेगी इसके लिए। आयु सीमा कितनी रहेगी? आयु सीमा के लिए देखते हैं। आयु सीमा 1 जुलाई आपका है, जो अभी निकल चुका है। 1 जुलाई 2025 को आपका 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये है किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए 21 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम है 40 साल। और आपका जो SC ST OBC वगैरह हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कितना? 5 साल का। विकलांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा है, ये आप नोटिफिकेशन में विस्तार से देख सकते हैं। संभवतः 55 साल है विकलांगों के लिए। तो आयु सीमा क्या रहेगी? 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी जनरल के लिए। और आपका SC ST OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अदर राज्यों का इसमें अप्लाई करता है तो व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो यूपी में प्रवक्ता का फार्म भरेगा तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा, तब उसकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष की मानी जाएगी। और उसको किसी भी कैटेगरी का होगा, अगर यूपी में आता है तो वो जनरल में माना जाएगा, उसको कैटेगरी, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं परीक्षा, हमारा जो पैटर्न है किस तरीके से रहेगा। चलिए देखते हैं परीक्षा पैटर्न के लिए क्या रहेगा, कैसे हम इसमें बात करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख चुके होंगे। आगे बात करते हैं, जगह निकल आएगी इसमें। चलिए देखते हैं। आगे है आपका प्रथम चरण। इसमें 2 चरण होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी और द्वितीय चरण में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जो कि सिलेक्शन का आधार आपका द्वितीय चरण होगा। प्रथम चरण आपका केवल क्वालिफाई होगा, जिसके द्वारा आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। आगे देखते हैं प्रथम चरण में क्या होगा। प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या है आपका जो प्रथम चरण होगा, अगर आप सोशियोलॉजी से देते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से देते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें से आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। कुल जो एक पेपर रहेगा 2 घंटे का, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, प्रथम चरण में, जिसको हम प्री बोलते हैं। आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। जीएस के क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके? 40 क्वेश्चन, प्लस आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके? 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा में। दूसरी चीज़, इसमें आपका जो मेड बनेगी वो आपको 15 गुना लिए जाएंगे। जितने पद रहेंगे उसमें से 15 गुना छात्र मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे आपको, ठीक है। और इसमें प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 2.5 नंबर का रहेगा, 2.5 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2.5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से कुल इसके अंक हो गए आपके 300 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होगी। और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी, जो कि 1/3 रहेगी। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी आपका। ये तो हो गया प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या रहेंगे, फिर देखिएगा, कुल जो प्रश्न रहेंगे अपने 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीएस के एक ही
7 पेपर होगा प्री का आपका। उसी में आपके शुरू में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के, 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, और आपका एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2.5 नंबर का। इस तरीके से कुल रहेंगे 300 नंबर के, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। ये आपका प्रथम चरण हो गया। अगर प्रवक्ता के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें प्री निकालना पड़ेगी। प्री में जनरल के लिए रखा गया है आपका जो क्वालिफाई है उसमें कुछ नंबर रखे गए हैं, 40% नंबर आपको लाना ही पड़ेंगे, नहीं तो आपकी कापी चेक नहीं होगी। जनरल के लिए SC ST OBC के लिए 30% रखा गया है। इससे अगर इससे नीचे आते हो तो कापी ही चेक नहीं होगी आपकी। तब आपका इसमें 15 गुना लड़के लिए जाएंगे। ये आपका प्रथम चरण हो गया। आगे हम देखते हैं प्रथम चरण के बाद जो हमारा दूसरा चरण रहेगा वो क्या रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, जो दूसरी जो हमारी परीक्षा रहेगी वो आपकी विवरणात्मक रहेगी, लिखना पड़ेगा आपका। वो वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आपको उस परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। द्वितीय चरण की जो परीक्षा रहेगी आपकी, सेकंड चरण रहेगा जो वो आपका जो रहेगा मुख्य परीक्षा जो रहेगी, इसमें आपका जो पहला जो पेपर होगा प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम पेपर जो रहेगा आपका, इसमें आपके 2 पेपर रहेंगे मुख्य परीक्षा में। प्रथम पेपर में रहेगा आपका हिंदी आएगी, हिंदी और प्लस आपका निबंध आएगा, निबंध आएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी। तो हिंदी में ये कितना क्वेश्चन आएगा ग्रामर के 50, और 50 नंबर का आपका निबंध रहेगा। इस तरीके से आपका प्रथम पेपर रहेगा लिखने का। 50 नंबर की रहेगी आपकी हिंदी ग्रामर, और आपका 50 नंबर का रहेगा निबंध का पेपर। कुल आपका कितने क्वेश्चन हुए? 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्रथम पेपर रहेगा आपका। दूसरा जो इसमें कुल 100 अंक रहेंगे, और आपका 2 घंटे का पेपर होगा। कितना समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का। ये सारा पेपर लिखने का है, लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा केवल ऑब्जेक्ट रहेगी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा पूरा। और दूसरा जो पेपर रहेगा हमारा, द्वितीय पेपर रहेगा, द्वितीय पेपर के लिए द्वितीय पेपर रहेगा हमारा, इसमें आपके हमारे कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। इसको थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम यहाँ लिखते हैं। प्रथम पेपर की आपने समझ लिया, अब दूसरे पेपर के लिए देखते हैं। सिलेक्शन आपका मेंस करवाएगा, जो आपके 50 नंबर का हिंदी का और 50 का आपका निबंध का, इनके नंबर और आपका सेकंड पेपर के नंबर मिला के जो मेरिट बनेगी उसी से आपका सिलेक्शन होगा। द्वितीय चरण का क्या है, इसमें आपके कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 प्रश्न रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 प्रश्न रहेंगे। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे आपके। और कुल अंक कितने के रहेंगे? ये कुल अंक रहेंगे 300 का। 300 का पेपर होगा। अब आप कहेंगे साहब 20 क्वेश्चन 300 के किस तरीके से, उस पर हम विस्तार से। और समय कितना रहेगा? 3 घंटे का समय, 3 घंटे का रहेगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या रहेगा आपका। इसमें 3 खंड रहेंगे। पहला जो खंड रहेगा आपका खंड 1, पहले खंड में क्या रहेगा आपका 5 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये समान उत्तरी रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 250 शब्दों में रहेगा। कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा? 5 क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। पहले खंड में जो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन की बात कर रहा है द्वितीय चरण में। पहले खंड में 3 खंड रहेंगे। पहले खंड में कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन। तो कितने बचे? 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आपका जो आंसर रहेगा 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने का रहेगा? 25 अंक का रहेगा। कितने का रहेगा? 25 अंक का रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन कितने हुए? 25 पंचे 125 नंबर के रहेंगे जी। कितने का रहेगा? 125 अंक हो गए आपके।
खंड आ में कितने के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 125 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने शब्दों में लिखना है? 250 शब्दों में लिखना है। एक क्वेश्चन आपका 25 अंक का रहेगा। इस तरीके से टोटल कितना हुआ? 125 अंक। दूसरा जो खंड रहेगा हमारा दूसरा जो खंड रहेगा उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? उसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। पर क्या रहेगा? इसमें रहेंगे आपका लघुत्तरी रहेंगे। कितने रहेंगे? लघुत्तरी रहेंगे, जो कि 150 शब्दों में लिखना पड़ेंगे। कितने? 150 शब्दों में लिखना है आपको। कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में। खंड 2 में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 150 शब्दों में लिखना है। और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा 75 अंक का रहेगा। कितने का रहेगा? एक क्वेश्चन आपका 15 अंक का रहेगा। कितने का? 15 अंक का रहेगा आपका। एक क्वेश्चन आपका 15 अंक का रहेगा, तो 15 पन्ना 75, टोटल कितना हो जाएगा? 75 अंक का रहेगा। खंड आपका जो है दूसरे से 75 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। आप कितने? 20 क्वेश्चन में से मेन से में कितने हो गए? 10 चले गए। अब आपका कितना हुआ? खंड सा या तीसरा जो खंड रहेगा हमारा, खंड तीसरा रहेगा, या इसको आबासा भी बोल सकते हैं, ABC भी बोल सकते हैं। खंड तीसरे में 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। ये अति लघुत्तरी रहेंगे। इसमें जो शब्द सीमा रहेगी 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में लिखना है आपको। ये आपको 50 शब्दों में लिखना है। 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा? 10 अंक का रहेगा आपका। तो कितने हो गए? 10 धाम 100 हो गए। कितने का हो गया? 100। अब आप देख लीजिए, 125 जे हैं आपका पहले खंड का, 75 जे हैं, तो कितने हो गए? 125 तो 75 200 और 100 जे हैं, तो कुल टोटल कितना हो गया? 300 का। मैंने आपसे कहा था जो सेकंड चरण है हमारा मुख्य परीक्षा का, सोशियोलॉजी का पेपर होगा, वो लिखित में होगा, जिसको विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी। उसमें आपका 300 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आपका इसमें सोशियोलॉजी का इतना अच्छा सिलेबस है, इतना अच्छा सिलेबस है, विधिवत तरीके से आपको कमांड कराई जाएगी। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा प्रवक्ता के लिए। सारे मॉक टेस्ट, सारे आपको पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, अन्य राज्यों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, सही तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें एक चीज़ रहेगी, अगर आप इसमें पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और वास्तव में अगर आपको प्रवक्ता की तैयारी एक गंभीरता से करना है, तो आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप 9617746150 इसमें आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, जिसका शुल्क हमने अभी शुरुआत में मात्र केवल अभी अगस्त के माह में 2000 रुपये रखा है। अगर आप में जुड़ना चाहते हैं मात्र 2000 रुपये में, हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा, कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को भाई लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा पैसा है। पैसा मत देखिए यारो, 2000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका भविष्य बन रहा है, 2000 रुपये आप लोग यहाँ वहाँ पार्टी में खर्च कर देते हैं। अगर आपके भविष्य के लिए है, निश्चित तौर पे आप जुड़िएगा। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, सारे थिंकर कंप्लीट कराए जाएंगे आपको विधिवत तरीके से। इसके बाद जब आप मेंस करेंगे, ये केवल प्री के लिए रखा गया है, मेंस के लिए अलग आपका बैच बनेगा, उसके लिए अलग फीस निर्धारित की जाएगी। ये केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए हैं। और जीएस का आपको अपने मन से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी यूपी की किताब ले लीजिए जो सिलेबस दिया हो, उसके लिए आप जीएस की तैयारी करिएगा। हम केवल आपको सोशियोलॉजी की तैयारी करवाएंगे। 2000 रुपये का रहेगा। और बाकी अगर आपकी बहुत आर्थिक स्थिति खराब है तो यूट्यूब में हमारे लेक्चर डलेंगे, उनमें भी आप देख सकते हैं। पर इसमें अगर आप रहेंगे थोड़ा सा पेड क्लास में, सारे मॉक टेस्ट, सारे पेपर सही तरीके से सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई। क्या हो गई आपकी? इसमें नंबर देख लीजिएगा, 9617746150। इस नंबर पे आप कॉल करके बात करके कि सर हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। समय मत गंवाइएगा, त्यौहार आ रहे हैं, दशहरा आएगा, दीपावली आएंगी, त्यौहार आते जाते रहते हैं। इतना अच्छा मौका है, अगर आप जी जान से लग जाएंगे, बहुत अच्छा वेतनमान है, सारी लाइफ बदल जाएगी। आपको केवल 6-7 माह का ही पढ़ाई करना है, रात दिन एक करके। अच्छा पद है आपके लिए।
चलिए अभी हम बात कर रहे थे सेकंड चरण की। सेकंड चरण में हमने आपसे बताया था कि 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 खंड रहेंगे। पहले खंड में 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन आपका कितने का 25 अंक का रहेगा। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके 125 के हो गए, जो कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। सारी लिखना है इसमें आपको, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश का कई बार PSC दिया हुआ है, निकाला है, तो हमें पूरा आइडिया है कि लिखते कैसे क्वेश्चन है, कैसे वस्तुनिष्ठ है। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, कुल आपको 3 घंटा में 2500 शब्द लिखना है दोस्तों। कितने शब्द लिखना है? 2500 शब्द। 2500 शब्द हम कब लिख पाएंगे? जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरीके से पेपर बनेगा, तब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि हमारी क्षमता कम से कम 3 घंटे में 3000 शब्द लिख सके हम, तब यहाँ 2500 हम शब्द कवर कर सकते हैं। सारे जो शब्दों की संख्याएँ मिला के तीनों खंडों की आपको 3 घंटे में 2500 शब्द लिखना है। 2500 शब्द मामूली शब्द नहीं है। अगर आप चाहेंगे, पहले खंड में आपको 1250 शब्द, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 250 का है। इस तरीके से आप करेंगे तो 1250 शब्दों का। दूसरा जो है आपका 750 शब्दों का। तीसरा रहेगा 500 शब्दों का। 10 क्वेश्चन है, 50 शब्द का है, इसलिए 500 को कुल मिला के 2500 शब्दों में आपको 3 घंटा में मेंस कवर करना है। दूसरी चीज़, मेंस जब आपका कवर हो जाएगा, इसके बाद आपको सबसे पहले अब देखना है कि भाई हमारा सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या पढ़ें। इसके लिए चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। इसमें सिलेबस प्री का बहुत अच्छा सिलेबस दिया है, बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो 6-7 महीना में इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि बिल्कुल से आपका गारंटी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मेरिट बनेगी, जितने लड़के टॉप पे रहेंगे, क्योंकि जितने पद हैं उन पदों में 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, और 15 गुणों से भी फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। जितने भी आपके रहेंगे वो आपका जो मुख्य परीक्षा रहेगी, सीधे इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होना है। कोई इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। इंटरव्यू में क्या है, काफ़ी लोगों की स्थिति, उसमें राजनीति थोड़ा सा हो जाती है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं भाई पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसमें आपका जो है 9 इकाइयों में बांटा गया है। आपका जो आपका प्री में पाठ्यक्रम है वही आपका मेंस में पाठ्यक्रम रहेगा। बस अंतर केवल इतना है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आएंगे, मुख्य परीक्षा में सारे लिखने वाले विवरणात्मक आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो खंड 1 है। इसमें 9 खंडों में बांटा गया है। आपका 9 भागों में है, या अपन इकाई कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। 9 यूनिट में बांटा गया है इसमें आपको, या आप इसको यूनिट भी कह सकते हैं। खंड ना बोलना हो तो यूनिट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें आपको पहली इकाई लिख, मान लीजिए पहली यूनिट हो गई आपकी। ठीक है, पहले यूनिट में क्या क्या है? पहले यूनिट में है इसमें सबसे पहले मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं। क्या है? मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, ये आपका पहले यूनिट में रहेगा। मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। ठीक है, इसके अंदर अगर हमें क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है भाई कि समाजशास्त्र का अर्थ है। क्या पढ़ना है? समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ना है। समाजशास्त्र का अर्थ है, समाजशास्त्र का अर्थ। इसके बाद रहेगी प्रकृति, ये आपको नोट करना है और अपने कमरे में चिपका लेना है। जहाँ आप पढ़ते हैं अपने रूम में समाजशास्त्र चिपका रहना चाहिए पूरा सिलेबस, कि हमें क्या कवर करना है। एक भी टॉपिक हमारा सिलेबस से बाहर ना जा पाए, सारे टॉपिक आपको कवर करना है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और चिपका लीजिएगा। उसको देख के आपको यहाँ डाउनलोड करने में परेशानी जाएगी, सारा इसमें मिल जाएगा। पहला क्या है? मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति, क्षेत्र, और फिर इसके बाद हमारा आएगा समाज। समाज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हो गया समाजशास्त्र के बारे में। समाज के बारे में क्या पढ़ेंगे? अवधारणाएं।
क्या पढ़ेंगे? अवधारणाएं। अवधारणाएं पढ़ेंगे और विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। विशेषताएं पढ़ेंगे समाज के बारे में। अन्य अवधारणाएं भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपको इसमें संस्था पढ़ना है, संस्था पढ़ना है, समिति पढ़ना है, संस्था, समिति, संस्थाएं। इसके बाद सामाजिक समूह, सामाजिक समूह पढ़ना है आपको। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह के बाद पढ़ना है परिस्थिति पढ़ना है आपको, परिस्थिति पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है आपको, भूमिका पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है आपको, संस्कृति एवं सभ्यता पढ़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, पहली यूनिट जो रहेगी हमारे, उसमें रहेगी मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। बढ़िया कायदे से इसको अच्छे कागज में नोट कर लीजिए। उसमें क्या रहेगा? समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। फिर हम समाज के बारे में पढ़ेंगे पहली यूनिट में ही। अवधारणाएं रहेंगी, उसकी विशेषताएं रहेंगी। फिर हम पढ़ेंगे अन्य अवधारणाएं क्या हैं। ये क्या हैं? अन्य अवधारणाएं। अन्य अवधारणाएं क्या रहेंगी आपकी? अन्य चीज़ें भी पढ़ना है आपको। अन्य अवधारणाओं में क्या है? संस्था, समिति, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता। हम आपको लिख के भी बता रहे हैं, जो समझ में ना आए हम आपको बोल के भी बता रहे हैं। इसको बढ़िया तरीके से आप लिख लेंगे तो पहली यूनिट में क्या रही हमारा? जे रहा मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, समाज का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, समाज की अवधारणाएं, विशेषताएं। और फिर अन्य अवधारणाओं में संस्था, समिति, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता। ये हमारी पहली यूनिट हो गई दोस्तों। चलिए बात करते हैं दूसरी यूनिट के बारे में। हमारी दूसरी यूनिट क्या रहेगी? दूसरी यूनिट क्या रहेगी? ये सारी जो हम सिलेबस बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि सिलेबस आपके सामने रहे, आप लोग थोड़ा सा आलस न कर जाएं कि हम सिलेबस कहाँ रहें। अपने हाथ से लिखेंगे, अपने हाथ से नोट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमने भी लिखा हुआ है, अपने हाथ से सिलेबस लिखा हुआ है, तभी हम भी तो, हमारे पास प्रिंट आउट भी है, हम प्रिंट आउट से भी पढ़ा सकते थे, पर लिखने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमारे पास सारी जानकारी है, हमारे पास पूरा प्रिंटेड मैटर है, पर जब हम हाथ से लिखते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमारे दिमाग में खाका बन जाता है कि हमारे सिलेबस में है क्या है। लिखने से बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं खंड या यूनिट 2। यूनिट 2 दूसरी यूनिट में क्या है आपका? इसमें सामाजिक प्रक्रियाएं। क्या है दूसरी यूनिट में? सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं में क्या पढ़ेंगे हम? सहयोग, सहयोग पढ़ेंगे हम, प्रतिस्पर्धा पढ़ेंगे हम, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के बाद हमारा संघर्ष है, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। पर संस्कृति ग्रहण पढ़ेंगे हम। क्या? पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण के बाद है समाजीकरण, जिसको सोशलाइजेशन बोलते हैं, समाजीकरण। समाजीकरण पढ़ेंगे हम। फिर है आपका स्त्रीकरण पढ़ेंगे हम, स्त्रीकरण। स्त्रीकरण के बाद विभेदीकरण पढ़ेंगे हम, विभेदीकरण। क्या है हमारा? है जीआईसी प्रवक्ता में है, सेकेंड यूनिट का है सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, पर संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, स्त्रीकरण, विभेदीकरण। ये हमारा यूनिट सेकेंड में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। तीसरी यूनिट क्या रहेगी हमारी? थोड़ा सा जल्दी लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, पर जानकारी आपको होना चाहिए सारी। तीसरी जो यूनिट रहेगी हमारी, यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है? यूनिट तीसरा है आपका, इसमें आपके थिंकर हैं। क्या है? विचारक हैं आपके, विचारक हैं आपके।
एक हैं आपके पश्चिमी विचारक, ये हैं पश्चिमी विचारक। पश्चिमी विचारक, इसमें आप पढ़ेंगे काम्ट को। क्या पढ़ेंगे? अगस्त काम्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगस्त काम्ट पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे आप, कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद स्पेंसर पढ़ेंगे आप, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ेंगे आप, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ेंगे। दुर्खीम पढ़ेंगे, एमाइल दुर्खीम, दुर्खीम पढ़ेंगे। मैक्स वेबर पढ़ेंगे आप, मैक्स वेबर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके कितने हैं? पश्चिमी विचारक में हैं अगस्त काम्ट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। कितने हैं? 1 2 3 4 5 विचारक हैं पश्चिमी। फिर भारतीय विचारक भी पढ़ेंगे आप। भारतीय विचारक में कौन है? भारतीय विचारक, भारतीय विचारक में क्या पढ़ेंगे आप? मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। कौन है? राधा कमल मुखर्जी पढ़ना है आपको। राधा कमल मुखर्जी के बाद है एम.एन. श्रीनिवास। कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास हैं। फिर है आपका जी.एस. घुरिये हैं आपका। कौन है? घुरिये हैं। तो आपके भारतीय विचारक कितने हैं? 3 हैं आपके। कितने हैं भारतीय विचारक? 3 हैं आपके भारतीय विचारक में। आपका है राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास और जी.एस. घुरिये। ये और पश्चिमी विचारक में 5, इस तरह के 5 और 3 8 आपके विचारक हैं। 5 हैं आपके पश्चिमी विचारक और आपके 3 हैं भारतीय विचारक। चलिए आगे देखते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में कौन कौन सी चीज़ें हैं? यूनिट 4 में हम देखते हैं क्या क्या है। यूनिट 4 में, यूनिट 4 में है यूनिट 4 में है आपका समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्या है? समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत में रहेगा आपका प्रघटना शास्त्र, प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र के बाद है लोक विधि विज्ञान। क्या है? लोक विधि विज्ञान, लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान के बाद है प्रकारवाद। क्या है? प्रकारवाद। संरचनावाद, संरचनावाद। संरचनावाद के बाद है मार्क्सवाद, मार्क्सवाद। मार्क्स के बाद है बात संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत के बाद है आपका विनिमय का सिद्धांत, मेलनवॉस्की, विनिमय का सिद्धांत। कई लोगों ने विनिमय का सिद्धांत, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके। विनिमय का सिद्धांत। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये आपका क्या हो गया? यूनिट 4 का हो गया। कहाँ? समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, प्रकारवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हो गया। अब आगे हम देखते हैं जो हमारी 5वीं इकाई है वो क्या रहेगी। 5वीं इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट नंबर 5। चलिए बहुत जल्दी से अपना सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। बहुत समय डला है अभी आपका। कम से कम ये मानिए कि नए साल में ही इसका एग्ज़ाम होगा। नए साल के पहले इसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चला जाए। इस तरीके से जो आपका 5वीं यूनिट रहेगी, आपकी 5वीं यूनिट रहेगी। 5वीं यूनिट में है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। क्या रहेगा? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण, नियंत्रण।
सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण रहेगा। इसमें आपका अवधारणा, साधन, सिद्धांत क्या रहेगा? अवधारणा, साधन और सिद्धांत क्या का? सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण। इसमें रहेगा आपका सामाजिक नियंत्रण रहेगा। क्या रहेगा? सामाजिक नियंत्रण रहेगा। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में क्या पढ़ेंगे आपका? इसमें भी अवधारणा है, अवधारणा, साधन और अभिकरण। इसके बाद है आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। क्या है? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या रहेंगी? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें है आपका औद्योगिकरण। क्या है? चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं या देख लेते हैं, इसी में बन जाएगा। क्या है? औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के बाद है नगरीकरण। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के बाद है आपका पश्चिमीकरण, ग्लोबलाइजेशन। पश्चिमीकरण के बाद है आपका भूमंडलीकरण। क्या है? भूमंडलीकरण के बाद है आपका सामाजिक परिवर्तन। है आपका। सामाजिक परिवर्तन के बाद है सामाजिक नियंत्रण में संचार। क्या है? सामाजिक नियंत्रण जो पढ़ेंगे उसमें संचार भी पढ़ेंगे। साधनों की भूमिका ये रहेगा। इस तरीके से आपका क्या रहेगा? इसमें सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण, अवधारणा, साधन एवं सिद्धांत। फिर रहेगा जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में है, फिर सामाजिक नियंत्रण के बारे में अवधारणा, साधन, अभिकरण। फिर है आपका सामाजिक परिवर्तन कुछ प्रक्रियाएं क्या हैं, उसमें है आपका औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और आपका है भूमंडलीकरण। सामाजिक परिवर्तन में संचार और आपका संचार में साधनों की भूमिका। ये आपका यूनिट नंबर 5 हो गई। अब छठवीं यूनिट के बारे में बात करते हैं कि हमारे छठवीं यूनिट क्या रहेगी। छठवीं यूनिट के बाद इसमें 9 यूनिट हैं। वैसे ज़्यादातर 10 यूनिट रखी गई हैं, पर इसमें 9 यूनिट ही हैं। छठवीं यूनिट के बारे में क्या है? यूनिट नंबर 6। छठवीं यूनिट के बारे में है आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति। क्या है? भारतीय समाज एवं संस्कृति। थोड़ा सा बोर्ड काम नहीं कर रहा है। भारतीय समाज एवं संस्कृति, ये आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारतीय समाज एवं संस्कृति। भारतीय समाज एवं संस्कृति में क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है जाति, वर्ग, विवाह पढ़ना है, परिवार पढ़ना है। इसके बाद है आपको पढ़ना है संस्कृतिकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के बाद धर्मनिरपेक्षीकरण पढ़ना है आपको। धर्मनिरपेक्षीकरण के बाद व्रत परंपरा पढ़ना है। क्या है? व्रत परंपरा। व्रत परंपरा के बाद है आपका लघु परंपरा के बाद है आपका सार्वभौमिकरण। क्या पढ़ना है? सार्वभौमिकरण के बाद है स्थानीयकरण। क्या है? स्थानीयकरण। ये है आपका क्या? यूनिट नंबर 6 में क्या है? भारतीय समाज एवं संस्कृति। क्या है? जाति, वर्ग, विवाह, परिवार,
संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और आपका वृहत परंपरा, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, ये आपका यूनिट नंबर 6वीं में है। अब आपका 7वीं यूनिट में क्या है, 7वीं यूनिट में देखते हैं। यूनिट नंबर 7, इसमें क्या दिया गया है, चलिए यूनिट नंबर 7 में देखते हैं। सिलेबस बहुत अच्छा है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। समय अपने पास पर्याप्त से तैयारी करने के लिए हम चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर कर सकते हैं और आपको केवल मेहनत करना पड़ेगी। आपके साथ में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7, इसमें है आपका भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं। क्या है, भारतीय ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं, भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं। भारतीय सामाजिक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या पढ़ना पड़ेगा, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था कैसी है गांव में, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायती राज व्यवस्था, ये रहेगा आपका जीआईसी प्रवक्ता, मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा का जो यूनिट नंबर 7 का सिलेबस है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी और पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये हमारा है यूनिट नंबर 7 है। अब चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर हमारा जो है 8वीं यूनिट में क्या दिया गया है। यूनिट नंबर 8वीं में क्या दिया गया है, यूनिट नंबर 8वीं में क्या है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मार्कर बदल के, इसमें हो सकता है कुछ मार्कर में प्रभाव पड़े। यूनिट नंबर 8वीं में है आपका समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं। क्या पढ़ना है आपको, समस्याएं पढ़ना है, जो देश में इस समय समस्याएं मौजूद हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको पढ़ना है, निर्धनता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निर्धनता पढ़ना है, देश में इस समय गरीबी बहुत। इसके बाद पढ़ना है आपको बेकारी पढ़ना है, निर्धनता, बेकारी यानी बेरोजगारी। लिंग असमानता पढ़ना है, लिंग असमानता पढ़ना है आपको। लिंग असमानता के बाद भ्रष्टाचार पढ़ना है, जो कि देश की एक बहुत मूल व्यवस्था हो गई है। जहाँ भ्रष्टाचार तो वहाँ देखने को मिलता है। कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, ये भी देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। कमज़ोर वर्गों के लिए क्या है, अत्याचार हो रहे हैं। कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध, उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, ये आपको पढ़ना है। महिला अनुसूचित जाति, महिलाओं के बारे में पढ़ना है, महिला के बारे में पढ़ना है, एससी के बारे में पढ़ना है, एसटी के बारे में पढ़ना है, ओबीसी के बारे में पढ़ना है। तीनों कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके संबंध में क्या समस्याएं हैं। और अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अल्पसंख्यकों के बारे में। ये है आपका, ये क्या है, 8वीं यूनिट में क्या दिया हुआ है, समस्याएं पढ़ना है। जो सामाजिक समस्याएं हैं क्या है, निर्धनता है, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, महिलाओं के प्रति क्या समस्याएं हैं, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के बारे में यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 में क्या पढ़ना है हमें, यूनिट नंबर 9 में देखते हैं हम, जो कि लास्ट इकाई है हमारा प्रवक्ता पद के लिए। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में पढ़ना है आपको सामाजिक रिसर्च का दिया है। बहुत अच्छा है रिसर्च का पेपर, जो कि यूजीसी नेट में महत्वपूर्ण रहता है।
सामाजिक अनुसंधान पढ़ना है, सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान में क्या पढ़ना है? अर्थ पढ़ना है, इसका अर्थ, इसके विभिन्न चरण पढ़ना है अपन को, विभिन्न चरण जो रिसर्च का रहेगा सोशल सामाजिक अनुसंधान, इसमें हमें पढ़ना है अर्थ एवं विभिन्न चरण। और क्या पढ़ना है? शोध, शोध, प्रारूप, शोध, प्रारूप, अर्थ एवं प्रकार, इसमें इसका पढ़ना है अर्थ और प्रकार पढ़ना है शोध एवं प्रारूप का। इसके बाद पढ़ना है हमें तथ्य संकलन, तथ्य संकलन पढ़ना है हमें, तथ्य संकलन की पद्धतियाँ एवं तकनीकियाँ, एवं तकनीकियाँ। इसके बाद पढ़ना है हमें सांख्यिकी विश्लेषण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण पढ़ना है, सांख्यिकी विश्लेषण पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति, इसमें पढ़ेंगे हम केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति के बाद है इसमें आपका हमें पढ़ना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, मानक विचलन, ये हमें रिसर्च में पढ़ना है, मानक विचलन एवं सहसंबंध। इस तरीके से दोस्तों आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए 9 यूनिट में सारा सिलेबस हमने विभाजित किया हुआ है, आपका आयोग ने बताया हुआ है। ये आपका सिलेबस रहेगा जो कि यह सिलेबस प्री में और मेंस में है। इस तरीके से अगर आप लोग चाहें कि हमें इस तरीके से तैयारी करना है जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो यूपी में आपके सरकारी इंटर कॉलेजों में निकली हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत करने के साथ साथ अगर आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं, 4-6 माह केवल बहुत मन से गंभीरता के साथ अगर 6 माह तैयारी कर ले तो सिलेक्शन आपका पक्का है। क्या होता है, फार्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, फार्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, सफ़र में भीड़ देखा आपने कितने लोग होते हैं, हज़ारों लोग प्रवक्ता का फार्म भरेंगे। मार्केट में गाइडों का अंबार लग जाएगा, किताबों का अंबार लग जाएगा, छात्रों का दिमाग ख़राब रहता है, कौन सी किताब पढ़ें कौन सी किताब ना पढ़ें, उनका दिमाग ख़राब रहता है। तो हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे, कोई इसमें दुरावा नहीं होगा। ईमानदारी से आपके साथ हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से आप भी हमारे साथ मेहनत करिएगा। हमें जुड़ने के लिए 9617464150 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। 2000 रुपये मात्र अभी इसका प्री का रखा गया है शुल्क। इसमें रात दिन आपके साथ जुड़ के मेहनत कराई जाएगी। एक चीज़ और आपको और बता दें, अगर आपको इसमें आना है प्रवक्ता जैसे पद में, हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ में आप शामिल न करें। इसमें आपको 4-6 माह केवल अपने आप को 6-7-8 घंटा अगर आप समर्पित होकर तैयारी कर लें, 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस परीक्षा के लिए रोक ले। गारंटी से आपका इस परीक्षा में आपका पूरी तैयारी विधिवत तरीके से कराई जाएगी। एक चीज़ मैं और निवेदन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोग तैयारी करिएगा, साथ में विकल्प तैयार करिएगा। अभी आपका कब सारी चीज़ें ही पढ़ना है, आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, थिंकरॉन बढ़ जाएंगे आपका। हमारा यूजीसी नेट का भी बैच रहेगा, तो उसमें आपको यूट्यूब में देख सकते हैं आप, उसका भी फीस है 2000 रुपये। इस तरीके से अगर दोनों आप लेना चाहें तो आपको दोनों 3000 रुपये में कर दिए जाएंगे। तो अगर आपका पीजी है, बीएड है, एक ऑप्शन और आपका तैयार हो जाएगा, नेट क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे खुदा ना खास्ते यहाँ रह जाएंगे, हो सकता है प्रवक्ता के लिए कुछ बच्चे ना बने हों, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना हो, गॉड कभी कभी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखता है, तो आप यूजीसी नेट करके, जो कि जनवरी में दिसंबर में होना है 2025 में, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो डले हुए हैं बहुत सारे थिंक करके, और हम इसमें जानकारी आपको बताएंगे। इसका ही बैच अभी आपका चालू होने वाला है, तो आप इसमें यूजीसी नेट की भी तैयारी कर सकते हैं, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सारी चीज़ें पढ़ना है ही, थोड़ा सा सिलेबस को और पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर हम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, ये आपका लास्ट है,
इसमें आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगी, सीधी आपको वेतन मिलेगा, बढ़िया आपको सैलरी चालू हो जाएगी, जॉब लग जाएगा। अगर नहीं होता है किसी न कारण तो नेट जैसी परीक्षा को ही पकड़े रहें, क्योंकि आपने पीजी किया हुआ है। उसमें केवल फर्क इतना रहता है, जिन बच्चों की 55% होगी वही नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको फार्म भर सकते हैं। जनरल के लिए SC ST OBC केवल आपका रहेगा, आपका 50% रहता है और बाकी जनरल के लिए 55% रहता है। तो नेट जैसी परीक्षा को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इच्छा है आपको कि हमें आगे बढ़ना है, इस नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। कहा गया है, किसी शायर ने कहा है कि भीड़ में शामिल सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में शामिल हैं सभी, जो निकल सको तो चलो। हज़ारों लोग परीक्षा देते हैं। अभी आप जाइए इलाहाबाद, हर जगह भीड़ मची हुई है, गाइडों की, किताबों की। आपको जानकारी नहीं कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से कैसा पढ़ें। आपको गंभीरता के साथ तैयारी करना पड़ेगी। समय केवल आपका रहेगा, आपका 6 7 8 घंटा आपको अगर प्रतिदिन देते हैं, कोई भी आ जाए, अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हैं सारी समस्याओं को एक पोटली में बांध दीजिए और सारा मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। मोबाइल आपको जब तक पढ़ें मोबाइल को छूना नहीं है, सोशल मीडिया से किनारा काटना है। बाकी आप देखिए, अगर मोबाइल से पढ़ना है तो पढ़ने के अलावा और आलतू फालतू आपको यूट्यूब, दुनिया भर की इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों में न दिमाग लगा के 6 7 8 घंटा देंगे, आपका भविष्य में बहुत उज्ज्वल है। काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई हैं तो इसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई आपको विस्तार से पढ़ाई जाएंगी आपको। तो इसके लिए हमने आपको बहुत अच्छा जो आपको जानकारी दी है, जानकारी आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर हमें इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं जुड़ने ला गए, तो फ्री में भी आपको यूट्यूब में सारी क्लासें लगभग डाली जाएंगी। थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहेगा पेड क्लासों के लिए। अगर आप चाहते हैं लाइव बनाने के लिए 2000 रुपये कोई मामूली इतनी ज़्यादा रकम नहीं होती है कि आप इसको ना कर पाएँ, पर आपको प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। हम आपके साथ बराबर संघर्ष करेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आपको हमारा जो सेशन है, अब आगे हम जो आपके लिए पढ़ाएंगे उसमें NCERT 11वीं 12वीं की जो कि बेस कहलाता है, फंडामेंटल जैसे क्लियर होता है, उसमें NCERT के जो हमने MCQ निकाले हैं वो आपको सबसे पहले हम सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो। इसके बाद फिर हम आगे आपको तैयारी जो सिलेबस में दिया है वो चालू करवाएंगे। MCQ जो हमने NCERT के 11वीं के और 12वीं के निकाले हैं उनकी आपको जानकारी दी जाएगी 2-4 वीडियो में। इसके बाद आपको विधिवत तरीके से सिलेबस आपका चालू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।